प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग वीर गाथा काल के प्रमुख कवियों और उनके काव्य पर चर्चा करते हैं। हिंदी कविता का जन्म ही युद्धों की गर्जना, तलवारों की झंझनाहट और युद्ध भूमि में सिसकते हुए सैनिकों की कराहटों के बीच में हुआ। इसलिए वीर गाथा काल का साहित्य युद्ध साहित्य होना स्वाभाविक ही है। इस काल के कवियों ने अपनी ओजस्वी तथा भावपूर्ण वाणी में साहित्य की रचना की। इस काल में अनेक कवियों ने वीर रस की जो रचनाएं की उनकी गणना करना तो कठिन ही है। फिर भी जिन कवियों के नाम मिलते हैं उनके तत्कालीन साहित्य के विषय में अनेक सत्य का पता चलता है। इस समय दो प्रकार के काव्य की रचना हुई। पहला था मुक्तक गीत तथा दूसरा प्रबंध काव्य। कवि पुष्प को कुछ लोग हिंदी का आदि कवि मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता। इनका आविर्भाव संवत 700 के लगभग माना जाता है, किंतु इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। दलपति विजय जी, इनके नाम से खुमान रासो नामक एक ग्रंथ पाया जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा खुमान द्वितीय का वर्णन है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रति प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रक्षिप्त अंश की प्रधानता है। इस प्रति में महाराणा प्रताप तक का वर्णन पाया जाता है। खुमान द्वितीय का समय विक्रम में संवत 870 वर्ष के अधिक वर्णन मिल जाते हैं। दलपति विजय तथा प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई के बीच में भी कुछ नाम मिलते हैं, किंतु उन कवियों के विषय में ना तो निश्चित प्रमाण मिलता है और ना ही उनकी कृतियां ही पाई जाती है। साइदान, अकरम फीज, मसूद तथा कुतुब अली आदि कवियों के नाम हैं। कवि भुवाल, इनका आविर्भाव विक्रम के 10वीं शताब्दी में माना जाता है। इन्होंने भगवद गीता का अनुवाद दोहे चौपाइयों में किया था। इनका एक छंद प्राप्त है जिसमें उन्होंने ग्रंथ रचना की तिथि दी है। सनवत कर अब करो बखाना, सहस सो अंपुरम जाना, माध मास कृष्ण पक्ष भयु, द्वितीया रवि तृतीया जो भयु। कवि के कथानुसार रचनाकार संवत 1000 माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीय तथा तृतीय एवं रविवार हुआ, किंतु गणना करने पर यह तिथि ठीक नहीं मिलती। अनुमान से इसकी तिथि 1000 कही जा सकती है, क्योंकि छंद और भाषा आदि के अनुसार यह रचना 10वीं शताब्दी की ही प्रतीत होती है। मोहनलाल द्विज, उन्होंने रचना काल 1247 दिया है। सुनो कहे यह संवत, जानो 12 सानो से तामानो। किंतु भाषा की आधुनिकता के कारण यह रचना प्राचीन प्रतीत नहीं होती। कवि ने मंगलाचरण भी उन शब्दों में किया है जिन शब्दों में केशव ने किया। इसका अर्थ है कि यह आपस में एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं, किंतु केशव जैसे महान कवि के लिए यह संभव नहीं था कि वह इनके शब्दों को चुनता। अतः यह मोहनलाल केशव के बाद के कवि प्रतीत होते हैं। 12 सानों के स्थान पर 18 सानों कर देने से यह समस्या सुलझ जाती है और यह 18वीं शताब्दी के ठहरते हैं। इन्होंने ऊचिया नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अनेक भोजनों का वर्णन है। इसके पश्चात आते हैं कवि नरपति नाल्ह जी। इनके विषय में कुछ प्रमाणिक बातें मिलती है और यही पहले कवि माने जाते हैं। इन्होंने बीसल देवरासु नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ से यह राजकवि प्रतीत होते हैं। यह गीतात्मक ग्रंथ है। अपने ग्रंथ के विषय में कवि स्वयं लिखते हैं, बाहरा से 72 मंझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल्ह रसायन आरंभी, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। कवि ने अपने वर्णन में काल का प्रयोग किया है, अतः यह राजा बीसल देव का समकालीन ही ठहरता है। राजा बीसल देव का होना प्रमाणिक है। इस ग्रंथ की भाषा में कई परिवर्तन पाए जाते हैं, फिर भी भाषा का प्राचीन रूप सुरक्षित है। इसमें कहीं कहीं अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग पाया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने लगा था। गीतात्मक होने के साथ साथ इसमें प्रबंधात्मकता भी पाई जाती है। सु कई छे सूखता है पाटन की, पाटन से आदि शब्दों से इनकी भाषा साहित्यिक राजस्थानी प्रतीत होती है। वीर गाथा काल में रचे जाने पर भी यह ग्रंथ श्रृंगार रस प्रधान है। इसके पश्चात आते हैं कवि चंद्र। यह वीर गाथा काल के प्रसिद्ध महाकवि है। इनका लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ उपलब्ध होता है। यह प्रसिद्ध पृथ्वीराज के मित्र तथा सेनापति थे। किंवदंती है कि इनको जालधरी देवी का इष्ट था। यह व्याकरण, काव्य, साहित्य, ज्योतिष तथा नाटक आदि सब में पारंगत थे। चंद और पृथ्वीराज की जीवन घटनाओं में काफी समानता थी। जनश्रुति है कि इनका जन्म भी साथ साथ हुआ और मृत्यु भी। चंद द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में 2500 से अधिक पृष्ठ हैं। इस ग्रंथ में चंद ने पृथ्वीराज का सारा वृतांत दिया है।
चंद रासों को पूरा नहीं कर पाए थे, उसे बीच में छोड़कर वे युद्ध क्षेत्र में गए थे। शेष रासों उनके पुत्र जलहन ने समाप्त किया था। यह निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। पुस्तक जलहन हस्त दे चली गज्जन नृपकाज। अभी इस ग्रंथ की प्रामाणिकता में संदेह है। कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानते हैं और कुछ अप्रामाणिक। कुछ भी हो, परंतु हिंदी साहित्य की एक अपूर्व कृति है। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल की एक प्रसिद्ध रचना है और इसे महाकवि चंद्रबरदाई जी ने लिखा है। इसके पश्चात हैं भट्ट केदार मधुकर कवि। इनके लिखे जयचंद प्रकाश तथा जय मयंक नामक 2 ग्रंथ हैं। इनमें दूसरा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इन्होंने अपने ग्रंथ में जयचंद की प्रशंसा की है। इसके पश्चात आते हैं कवि जगनीक। इनका जन्म काल 1230 माना जाता है। ये सुप्रसिद्ध राजा परमार के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने परमाल के प्रसिद्ध सेनापति आला और उदल के संबंध में ग्रंथ रचा था, किंतु आज यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आलाखंड नामक पुस्तक इनके द्वारा रची मानी जाती है। बुंदेलखंड और महोबा में तो आज तक इसकी प्रसिद्धि पाई जाती है। बरसात के समय में अब भी ग्रामीणों के मुख से आला सुनने को मिलेगी। गांव के सभ्य एवं असभ्य सब ही इनकी स्वर लहरी सुनने को उत्सुक रहते हैं। इस ग्रंथ से पता चलता है कि उस समय युद्ध की कितनी महानता थी। युद्ध भी विवाह के लिए हुआ करते थे। जेही की बिटिया सुंदर देखी तेही पर जाए घरे हथियार से ही स्पष्ट हो जाता है। आलाखंड में श्रृंगार और वीर रस का सुंदर समन्वय मिलता है। इसमें तत्कालीन परिस्थितियों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों और मारधाड़ के चित्रों के अतिरिक्त भावुकतापूर्ण स्थल भी पाए जाते हैं। एक स्त्री कहती है, कारी बदरिया बहना हमारी, कोंधा बीरन लगे हमारा, आज बरसी जा मेरी कनवज में, कता एकरे निहोरी जाया। किंतु आला की भाषा प्रांतों के अनुसार बदलती हुई पाई जाती है। ब्रज तथा पूर्वी भाषा में भी आला पाई जाती है। आज भी आला में तो अंग्रेजों के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। आला और उदल को प्रसिद्धि देने का श्रेय आला को ही है। इसके पश्चात है श्रीधर। इनकी रणमल छंद नामक पुस्तक पाई जाती है, जिसमें ईडर के राठौड़ राणा रणमल का वर्णन है। इनकी भाषा वीरगाथा कालीन शैली की ही भांति है, जो निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। इसके पश्चात है कवि शारंगधर। इनका संगम 14वीं शताब्दी के लगभग है। हमीर रासो नामक ग्रंथ इनके द्वारा रचा गया है। इसके अंदर हमीर का अलाउद्दीन के साथ भयंकर युद्ध का वर्णन है, परंतु आज तक इसकी प्रामाणिकता के विषय में कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। इसकी भाषा से यह और भी अर्वाचीन सिद्ध होता है। जयचंद सूरी का नाम भी आता है, जिसका आविर्भाव काल संवत 460 के लगभग माना जाता है। इन्होंने हमीर काव्य में हमीर के यश का वर्णन किया है, किंतु इनका ग्रंथ प्रमाणिक नहीं माना जाता। इसके पश्चात आते हैं कवि मल्ल सिंह भट्ट। विजयपाल रासो नामक ग्रंथ इनके द्वारा रचा हुआ माना जाता है। इस ग्रंथ में इन्होंने करौली के राजा विजयपाल के युद्धों का वर्णन किया है। इस ग्रंथ की भाषा भी ओजस्वी है। भाषा अर्वाचीन तथा प्राचीन दोनों ही कोटि की प्रतीत होती है। काव्य की दृष्टि से यह ग्रंथ उचित कोटि का नहीं जचता है। इसका रचना काल 1350 माना जाता है। यहीं पर आदिकाल के प्रमुख काव्य रचनाएं समाप्त होती। धन्यवाद।